हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं अपने लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आगे और स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाट इज अ लीज। कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लीज का अग्रीमेंट जो है वो है कि नहीं है, या हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है वो किसी और चीज का है ना। तो काफी बार हमको कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत दिक्कत आ जाती है और अपने को ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लीज वाला है, जबकि वो असली में लीज कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। या फिर अपने को कई बार ऐसा लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लीज नहीं होनी चाहिए बट उसके अंदर लीज होती है। तो अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है सर जिसके अंदर अपन लीज के कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे, परसीव कर पाएंगे कि लीज अकाउंटिंग जो है वो होने वाली है, बिकॉज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लीज का जो एलिमेंट है वो मौजूद है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड हमें कुछ बात जो है वो सिखाने की कोशिश करेगा। और ये देखिए क्या कहता है दोस्तों कि एट द इंसेप्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एन एंटिटी शैल असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन अ लीज। कॉन्ट्रैक्ट लीज का है या कॉन्ट्रैक्ट में लीज है, राइट। बात एक ही है। कहने का मतलब इन दोनों में से कोई भी काम होता है, या लीज का ही कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट में लीज है। मत कहने का मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में लीज है तो कॉन्ट्रैक्ट और भी बहुत सारी चीजों का हो सकता है जिसमें लीज वन ऑफ द एलिमेंट है, या फिर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही लीज का है, मतलब 100% कॉन्ट्रैक्ट आपका लीज का है। तो दोनों परिस्थिति में आपका लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो लग जाएगा। तो ये दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक तो है लीज का कॉन्ट्रैक्ट 100% पूरा का पूरा, और एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर वन ऑफ द कंपोनेंट इज द लीज, और उसके सेवरल अदर कंपोनेंट भी हो सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज हो सकते हैं जो लीज से रिलेटेड ना भी हो। तो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ लीज इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज, राइट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज। तो जो मैंने आपको बताया था दोस्तों ROU मॉडल, वो जो ROU मॉडल है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइबल एसेट्स, है ना। तो ये शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, मतलब इसमें वैसे भी इन्होंने दिया ही हुआ है अंडरलाइन करके। तो राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर द कंसिडरेशन। ठीक है ना। आप कंसिडरेशन के बदले, यानी आप जो भी सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जिसे आप रेंट कह रहे हो, लीज रेंट कह रहे हो, उसके बदले आपको एक अधिकार ऐसा मिल जाता है जिस अधिकार की वजह से आप क्या करते हो, उस आइडेंटिफाइड एसेट्स को यूज करते हो। इसको हम कहते हैं राइट टू यूज, जबकि इसको पूरी टेक्निकल भाषा में बोले तो कहा जाएगा राइट टू कंट्रोल द यूज, है ना। फुल अगर इसको अपन बोलेंगे राइट ऑफ यूज को, राइट टू कंट्रोल द यूज। अब देखिए दोस्तों, ये जो डेफिनेशन इन्होंने बनाई है ना, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी पुरानी जो लीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था हमारा AS 19 या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, उनके कंपैरिजन में यहां पर लीज का मतलब जो है वो बदल गया। मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में हुआ क्या है, राइट। अब देखिए कहता है यहां पे ये जो वर्ड है पीरियड ऑफ टाइम, आइडेंटिफाइड एसेट्स, कंट्रोल द यूज और एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, ये हमारा पूरा चैप्टर है दोस्तों। ये कंसिडरेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हम इस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में भी पढ़ेंगे, हम इस आइडेंटिफाइड एसेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और कैसे हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम इन सारी कंपोनेंट्स के बारे में अलग अलग पॉइंट बनाकर पढ़ेंगे ताकि आप सब इन सारे कंपोनेंट को अच्छे से समझ पाओ, है ना। तो देखिए कहता है इंड 116 रिक्वायर्स कस्टमर्स एंड सप्लायर्स टू डिटरमाइन वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर एक चीज और अंडरलाइन करिए जिसे आप कहेंगे इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर ये अंडरलाइन क्यों करने को किया, मतलब आपने अंडरलाइन क्यों करवाया है इस चीज को, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखिए लॉजिक दोस्तों इसका सीधा सा एक ही है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है, ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही निर्धारित किया जाना चाहिए, इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के समय ही, ऐसा नहीं कि बाद में कुछ हो रहा है। समझ रहे हो ना। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसी समय लीज की सारी नियम शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तब जाके वो लीज अकाउंटिंग में फॉल करेगा, है ना। अच्छा, तो अब देखिए क्या कहता है इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है इंसेप्शन डेट इज डिफाइंड एज द अर्लियर
यानी आपको इंसेप्शन डेट को कैसे डिफाइन करके चलना है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। अब देखो ये कह रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लीज का कब बिगिन होगा, शुरुआत कब होगी लीज के कॉन्ट्रैक्ट की, तो कहता है डेट ऑफ लीज अग्रीमेंट, जब दोनों पार्टी लीज अग्रीमेंट पे फॉर्मली क्या कर दें, अग्री हो जाए, साइन वाइन हो जाए, फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी होगी। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है हमारा अकाउंट्स तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे चलता है, तो समटाइम्स क्या होता है, लीज अग्रीमेंट नहीं भी हुआ होता है और डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज। अब ये जो है ना सेकंड चीज, ये जो सेकंड चीज है ये किताबों में पढ़ने को तो बहुत इजी है, रियल लाइफ के अंदर दोस्तों ये जो दूसरा वाला जो पार्ट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि यहां पे देखिए क्या है ना कि कहता है डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज। अब देखिए दोस्तों लीज की प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, ठीक है, लीज की प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि लीज कितनी अवधि का होगा, उसकी टेन्योर क्या होगी, कंसिडरेशन क्या होगा लीज रेंटल, राइट, और आपका आइडेंटिफाइड एसेट्स जो है वो क्या होगा, राइट, यही तो है इसकी प्रिंसिपल टर्म्स। बाकी तो क्या है कि लीज से रिलेटेड जो है वो जो भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में आपकी अपडेट होती रहेगी, बट मेन चीज, मेन मुद्दे पे आओ ना, अगर सामान बेचना है तो सामान बेचने से रिलेटेड आपने कोई कमिटमेंट कर लिया है, लीज पे कोई एसेट्स आपको चढ़ानी है तो उससे रिलेटेड आपने कोई कमिटमेंट कर लिया है, तो वो कमिटमेंट भी एक प्रकार से ये मान लिया जाएगा कि यू हैव एंटर्ड इनटू अ लीज अग्रीमेंट और लीज कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टी, है ना, द अग्रीमेंट हैज बीन ड्यूली बेसिकली एक्सेप्टेड बाय द पार्टीज। इसके लिए हम ये वेट नहीं करेंगे कि आपका लीज अग्रीमेंट जो है दोनों पार्टी के द्वारा एकदम फॉर्मली साइन होना चाहिए, अगर आपका कमिटमेंट भी हो गया तो भी हम उसको यही कहेंगे कि लीज अग्रीमेंट की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो अ पीरियड ऑफ टाइम में बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट्स, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स दैट एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस। अब देखिए दोस्तों ये जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्होंने क्या कहा है, अमाउंट ऑफ यूज। अमाउंट ऑफ यूज का मतलब जरूरी नहीं है कि केवल और केवल ईयर्स है, डेज है, ये आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे आपको मैंने कह दिया कि 10,000 यूनिट आप इस प्लांट से बना सकते हो, तब तक के लिए मैंने आपको इसको लीज पे दे रहा हूं, तो 10,000 यूनिट्स हो सकता है मैं 5 साल में बना लूं, हो सकता है मैं 6 साल 7 साल भी लग जाए मुझे, और हो सकता है 3 साल में भी बन जाए, तो सारी पॉसिबल सिनेरियोज हो सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपका लीज पीरियड जो है वो ऐसे ईयर्स में ही हो कि भाई 0 है, 0 से 5 ईयर्स है, 5 से 10 ईयर्स है, ये डिफाइन करना कोई जरूरी नहीं है ना। आपका अमाउंट ऑफ यूज जो है वो डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि इस स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप यहां पर यूज का अमाउंट जो है वो प्लीज बताएं, तब जाके काम हो पाएगा, है ना, समझ गए आप सब लोग मेरी बात, राइट। चलिए तो देखिए अब कहता है इट इंक्लूड्स एनी नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स ऑफ टाइम। अब इसके अंदर यहां पर देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो समझाता हूं मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज को। ये आपने लेट से 0 से 5 ईयर का लीज अग्रीमेंट किया, ठीक है। अब आपके पास में मान लीजिए 5वें साल के बाद में लीज को एक्सटेंड करने का एक ऑप्शन है, एक्सटेंशन का ऑप्शन आपके पास में, ठीक है ना। और ये जो एक्सटेंशन का ऑप्शन है इससे आप इस लीज को और 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए अपना जो नॉर्मल पीरियड है वो क्या है, लीज का कॉन्जिक्यूटिव पीरियड 5 साल का है, इसको हम कॉन्जिक्यूटिव पीरियड कहते हैं। लेकिन जरूरी हमें अभी तो पता नहीं है, एज ऑफ नाउ पता नहीं कि ये लीज एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, है ना। तो अब ये एक्सटेंड होगी या नहीं होगी अभी तो नहीं पता है, लेकिन अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लीज का पीरियड जो है वो क्या होना चाहिए। तो समटाइम्स हम ये +5 वाले पीरियड को भी कंसिडर कर लेते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये तो मैं आपको लीज पीरियड जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, आएगा आपने इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। बट एज ऑफ नाउ नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ टाइम को समझने का मतलब जो है वो आप देख लीजिए कि ये 5 साल के बाद में भी अगर मेरा लीज कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो उसको मैं क्या कहता हूं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक एक शब्द के बारे में समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हो गई अपनी लिखित परिभाषा। अब देखिए स्टैंडर्ड ने ही
अपने बेयर जो टेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसमें एक माइंड मैप बताया गया है आपको कि अगर आपको लीज असेस करना है ना, तो लीज असेस करने के लिए आपको इस प्रकार से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं इस पर्टिकुलर माइंड मैप को स्टडी और पता लगाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो देखिए, अपने को ऐसे इसी की प्रोसेस में चलना है और पता लगाना है कि कॉन्ट्रैक्ट में लीज एग्रीमेंट जो है वो है या नहीं, है ना? समझ गए आप सब लोग यहां तक? चलिए, तो देखिए कहता है इज देयर एन आइडेंटिफाइड एसेट। सबसे पहले तो कहता है कि क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई आइडेंटिफाइड एसेट्स है कि नहीं। अब आप पूछोगे सर आइडेंटिफाइड एसेट्स जो है वो क्या होता है ना? तो चिंता ना करें दोस्तों, हम आइडेंटिफाइड एसेट्स के ऊपर पूरा का पूरा ये समझ लीजिए चैप्टर है, ये लीज अकाउंटिंग के ये अलग अलग चैप्टर है, आइडेंटिफाइड एसेट्स का चैप्टर आएगा, ठीक है? तो फिर बाद में आप उसको देख लेंगे, उसमें अपन इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यदि है और यदि नहीं है, तो नहीं है तो सीधा ही बाहर निकल गए आप। देखिए, नहीं का सीधा रिजल्ट निकलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लीज नहीं है। इसका मतलब लीज का अग्रीमेंट हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई आइडेंटिफाइड एसेट्स का होना बहुत जरूरी है। अनआइडेंटिफाइड एसेट्स जो है वो नहीं चलेगा। अब चलो दोस्तों, मेरे से रहा नहीं जा रहा यहाँ पे एग्जांपल दिए बिना, जैसे मैं आपको बताता हूं। आप सब लोग आर्टिकलशिप के अंदर है ना क्या करते हो, आपने देखा होगा कि आपके ऑफिस वगैरह में ऐसे कोई वो मशीन लगी हुई होती होगी, चलो है ना, आपसे एसोसिएटेड एग्जांपल ही बताता हूं ताकि आपको भी सुनने में अच्छा लगे। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे बड़े बड़े बिग फोर हैं या बिग कॉर्पोरेट्स हैं, तो उनके यहाँ पे तो ऐसा होता है कि वो एक चाय कॉफी वाली मशीन जो है वो वेंडर के द्वारा लगाई जाती है ना? एक वेंडर होता है जो आपको चाय कॉफी की मशीन लगा के दे देता है, और फिर बाद में आप उसमें ऑटोमेटिकली अपनी जो भी कैपेचिनो लाते, आपको जो भी पीना है उसके अंदर आप दबाइए बटन और आपके पास में वो झट से बाहर निकल जाती है और मजे से एंजॉय करिए, ठीक है ना? खूब सारे क्लाइंटों का काम करिए और कॉफी पीते जाइए और चाय पीते जाइए, जो भी आपको काम करना है। बट कुछ कुछ जगह पे वो मशीन नहीं होती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। आप अपने प्रिंसिपल को कह के लगवा सकते हैं वो मशीन, अगर वो माने तो देखिए दोस्तों, वो मशीन है, राइट? और वो मशीन का सप्लायर कौन है? एक वेंडर है, और उसने आपके पूरे कंपनी के अलग अलग फ्लोर्स में, क्योंकि जितना बड़ा कॉर्पोरेट का साइज होगा उतने वो मशीन जो है वो लगते हैं। मिड साइज की फर्म होगी तो उसमें एक आधी लग जाएगी, बहुत है। तो अब वैसे देखिएगा, सोचिए कि वो जो मशीन है ना, वो मशीन वेंडर ने लगा दी, ठीक है? और इस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस के लिए वो जो वेंडर है, सारा वगैरह सामान उसका ही रहता है, चाय कॉफी, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट लगते हैं, चीनी वगैरह, सारा उसका ही रहता है। आपसे तो बस वो इस पर्टिकुलर चीज के पैसे चार्ज करता है, ठीक है? आप उसको मंथली पेमेंट कर देते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, आप उसको 2 साल के लिए 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देके रखे हो और आप उसको मंथली पेमेंट कर देते हो। अगर आपको मैं ये कहूं कि यहां पर आपने उस वेंडर की सर्विसेज ली है, या वो चाय वाली जो मशीन है जिससे आप चाय निकाल लेते हो, कॉफी निकाल लेते हो, वो मशीन जो है वो आपने लीज पर ली है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात? वो आपने लीज पर मशीन ली है, या फिर आपने ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया है ना? अब आपसे ये पूछा जाए, बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वेदर दिस इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और वेदर दिस इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 3 साल तक वो आपके ऑफिस में चाय कॉफी बनाएगी मशीन, ठीक है? अब मशीन खराब हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी है? वो वेंडर वालों की, हमारी थोड़ी ना है, हमारी मशीन तो नहीं है। अब बताइए दोस्तों, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइड एसेट्स है कि नहीं है? तो आप यहां पे सोचेंगे और सोच सोच के आप देखेंगे कि भाई देखिए, आइडेंटिफाइड एसेट्स होना तो चाहिए सर, क्योंकि वो मशीन है ना, वही तो है, हम उस मशीन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर उस वेंडर ने आपको ये एक प्रकार से कहते हैं ना, हॉट बेवरेजेस जो भी है उसका एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है। मतलब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बदले वो पैसा चार्ज कर रहा है, जहां पर उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको वो जो मशीन है, वो मशीन जो है वो आपको लीज पे दे, ठीक है ना? अगर मशीन में कोई गड़बड़ हो गई तो वो दूसरी लेके आएगा। अगर मशीन 1 महीने में डेली खराब होती है तो वो आपको डेली रिप्लेस करके देगा। वो सारी उसकी हेडेक है, राइट? अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, उस वो मशीन का बेसिकली पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट किसके पास में है? उस कंपनी के पास में है।
कल को वो मान लीजिए एक चालू मशीन है, एकदम अच्छी मशीन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कल को वो आकर क्या उस मशीन को रिप्लेस करके जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। वो बोलेगा कि चलो मैं आपको दूसरी लेके लाके देता हूँ, ठीक है, आपकी चाय कॉफी का टाइम हो जाता है, उसके बाद में मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे एक एडवांस में मशीन रख के जाता हूँ ताकि मेरे को जब भी इसको रिप्लेस करना होगा मैं रिप्लेस कर दूंगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों, आपके पास में वो एसेट्स है, उस एसेट्स को आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो एसेट्स दूसरे पार्टी का है और बराबर है उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल और उसका राइट टू यूज जो है वो अभी भी आपके पास में नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो? तो ये आइडेंटिफाइड एसेट्स ही नहीं है, यहां पर आपके एसेट्स आइडेंटिफाई ही नहीं हुए हैं, राइट? क्योंकि आइडेंटिफाइड नहीं होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि इसमें आइडेंटिफाइड एसेट्स ही नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट यदि आपने देखे हो अपने ऑफिस में, अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में या अपने फॉर्म के ऑफिस में, तो देख लेना दोस्तों, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा, लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इवन दो उसमें वो एसेट्स आपको दिख रही है। इसलिए दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और भी बातें बताऊंगा मैं आपको आइडेंटिफाइड एसेट्स के बारे में। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि आइडेंटिफाइड एसेट्स का होना बहुत जरूरी है। यहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइड एसेट्स ही नहीं है, समझ गए कि नहीं समझे? तो ये वाली बात हो गई है ना। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अगर इसका आंसर हाँ में आ गया तो ऐसा नहीं कि यहां पर अब लीज हो जाएगी, अब आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ना पड़ेगा तो आपको क्या चेक करना है? डज द कस्टमर हैव अ राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यहां तक तो देखिए दोस्तों, हम जब आईपीसीसी में थे तो भी ये वाली बात तो हमको वहां पर जानने को मिली थी कि सर सब्सटैंशियली आप अगर असेट्स के इकोनॉमिक लाइफ बेनिफिट्स नहीं बात करते थे वहां पे अपन, हम सब्सटैंशियली असेट्स का इकोनॉमिक लाइफ अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो वो फाइनेंस लीज हो जाती है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। ये क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इनफैक्ट इसको बोल्ड करके रखा है, इसको बोल्ड ना कर नीचे वाली चीज को बोल्ड करना चाहिए। देखिए क्या लिखता है, फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट, फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट्स, ये नॉर्मल बात हो गई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। अब ये जो बॉक्स है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हमें सिखा देता है, और यहां से ही तो हमारी अकाउंटिंग इन्होंने चेंज करी है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। अब देखिए दोस्तों, एक असेट्स की लाइफ 100 ईयर्स हो सकती है, इस स्टैंडर्ड को कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है, इस पर्टिकुलर एसेट्स की लाइफ 100 ईयर्स हो सकती है, हमें कोई मतलब नहीं है। कल को आप कहोगे सर 100 ईयर्स में से अगर हम 80 साल 90 साल 95 साल अगर एसेट्स को यूज करते हैं तो ये माना जाता है कि वो हमारी फाइनेंस लीज हो गई है, अदरवाइज वो ऑपरेटिंग लीज है, किराए का अग्रीमेंट है। तो ये स्टैंडर्ड कहता है वी डोंट talk about the economic life, right, as well as the useful life of the assets, है ना, हम इनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। ऐसा हम कॉन्सेप्ट, इस प्रिंसिपल पे हम चल ही नहीं रहे। रादर हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, आपका जो लीज पीरियड है उसके ऊपर, लीज टेन्योर पे फोकस करें आप। तो अगर ये 100 साल का एसेट्स है और सिर्फ 5 साल ही किराए पर लिया गया है, मतलब 5 साल के लीज पे लिया गया है, तो आपको चेक ये करना है कि इन 5 सालों में क्या आपके पास में इस असेट्स को यूज करने का अधिकार मिला है कि नहीं मिला है। मतलब इन्हीं 5 सालों में, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, दोस्तों थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है ना, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। तो इररेस्पेक्टिव कि आपका लीज टर्म कितना है, असेट्स की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, उससे कोई लेना देना नहीं। यहीं पे तो सब लोग पहले मैनिपुलेशन करते थे, कोई बोलते थे इसका इकोनॉमिक लाइफ तो 20 साल है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है नहीं नहीं इसका इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 25 साल है, कोई कह रहा है 30 साल है, कोई कह रहा है 15 साल है, सबके अलग अलग इकोनॉमिक लाइफ आ रहे हैं, है ना। और फिर बाद में क्या कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक लाइफ जो है इसमें से मैं इस चीज को इतने दिन के लिए यूज कर रहा हूं, तो ये तो सब्सटैंशियल नहीं हुआ, इसलिए ऑपरेटिंग लीज हो गया। आई डोंट अप्लाई द फाइनेंस लीज अकाउंटिंग, आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेबिट रेंट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट बैंक और रेंट पेएबल, व्हाटएवर द केस में भी।
राइट तो ऐसे सब लोग है ना वो ऑपरेटिंग लीज में ले आते थे चीजों को, फाइनेंस लीज से ऑपरेटिंग लीज में ले आते थे। अब मैंने कुछ मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन कर करा के फाइनेंस लीज ऐसे मतलब एक मोटा मोटी वो फाइनेंस लीज ही थी बट मैंने उसको ऑपरेटिंग बना दिया। ठीक है, आप उसको ऑपरेटिंग बना दिए, वो फलाना व्यक्ति उसको ऑपरेटिंग बना दिया, तो कहने का मतलब सब लोग फिर ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंस लीज उसको कोई बना ही नहीं रहा है ना, और यहां पे मैनिपुलेशन कर जाते थे। तो यहां पर स्टैंडर्ड ने अब कह दिया, बोला नहीं नहीं अब इसको चेक कैसे करना है। देखिए चेक कैसे करना है कि राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट, ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट। और लेकिन ये कौन से वाले इकोनॉमिक बेनिफिट जो आपको उन पर्टिकुलर पीरियड में मिलेंगे जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए लीज किया गया है। 5 साल का लीज है तो 5 साल, 2 साल का लीज है 2 साल, 3 साल का लीज है तो 3 साल, 10 साल का लीज है तो 10 साल। यू डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट द एंटायर ग्रॉस लाइफ ऑफ द एसेट्स, है ना। तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड ने रोक दिया आप सब लोगों को कि अननेसेसरी ये सब चीजें हम बात नहीं करेंगे कि सब्सटैंशियली आपने होल ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ को कंज्यूम किया है या नहीं किया है, वी डजंट टेक केयर अबाउट दोज पर्टिकुलर थिंग्स। चलिए तो अब यहां पर भी 2 ही रास्ते निकलते। नो, आइडेंटिफाइड एसेट्स तो है लेकिन इन 5 सालों में आपके पास में इस वस्तु को, इस एसेट्स को यूज करने का अधिकार ही नहीं मिला पूरा सा, आपके पास में सारे के सारे इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं आ रहे। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर बाद में काहे की लीज है ना। लेकिन वही अगर इसका आंसर हाँ में निकल जाता है, आंसर इज यस, तो फिर बाद में नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट है, कहता है डज द कस्टमर और द सप्लायर, डज द कस्टमर और द सप्लायर हैज द राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज यूज्ड सो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। अब देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है कि कस्टमर के पास में या फिर सप्लायर के पास में क्या राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज यूज, मतलब किसके पास में यह अधिकार है कि एसेट्स को कैसे और किस काम में लिया जाएगा। यह अधिकार किसके पास में है, ठीक है, एसेट्स को कैसे और किस काम में लिया जाएगा, यह अधिकार किसके पास में है, कस्टमर के पास में है या सप्लायर के पास में है। कस्टमर तो हो गया लेसी और सप्लायर हो गया लेसर। पहले ही ये लेसी लेसर क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि वो कस्टमर और सप्लायर लेसी लेसर हो ही जाएंगे, वो तो डिपेंड करेगा ना कि लीज का कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। तो जैसे मैंने वो आपको वो कॉफी मशीन वाला एग्जांपल दिया, उसके अंदर बताइए दोस्तों व्हाट टू यूज और हाउ टू यूज, इसका अधिकार जो है वो किसके पास में है, सप्लायर वेंडर के पास में ही है वो, है ना, वो कंपनी के पास में नहीं है, वो आपकी फर्म के पास में नहीं है। क्यों, क्योंकि आपकी फर्म का काम तो उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो बस खाते पीते रहना है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये अधिकार अगर सप्लायर के पास में है तो कस्टमर के पास तो राइट टू यूज जैसी कोई चीज ही नहीं हुई। तो इसका मतलब यदि सप्लायर के पास में है तो फिर से हम नो वाले डायरेक्शन में निकल जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट में लीज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लीज जो है वो नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा चलो सर, लेकिन यदि ये कस्टमर के पास में हुआ तो सर कोई एग्जांपल दो जहां पे कस्टमर के पास में अधिकार होता है ऐसे कोई एसेट्स का। तो लीजिए दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल, जैसे सपोज करिए कि आपने एक कॉर्पोरेट पार्क में रेंट पे बिल्डिंग ले ली, ठीक है, और वहां पे अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया। अब वहां पे अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया, आप अपने मकान मालिक को, जो भी लैंडलॉर्ड है उधर का, उसको क्या करते हो, रेंट भरते हो। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का किया, ठीक है, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, राइट। वैसे तो उस बिल्डिंग की लाइफ बहुत है लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट 2 साल, 5 साल, 10 साल का किया है। तो अब ये रेंट है या लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखिए दोस्तों सीधी बात है, जब आपने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ में, तो क्या उस 5 साल में उस बिल्डिंग को कंट्रोल करने का अधिकार आपके पास में है, बिल्डिंग को जैसे चाहे वैसे यूज करने का अधिकार आपके पास में है। ऑब्वियसली हाँ, कुछ प्रोटेक्शन होता है, जैसे चाहे वैसे यूज करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग को तोड़ दूं मैं, ये है सर मेरा राइट टू यूज है इस बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि 5 साल मैंने इसको किराए पे लिया है तो चलो मैं इसको डिमोलिश कर देता हूं। उसको राइट टू यूज नहीं कहते, समझ रहे हो। राइट टू यूज का मतलब क्या हो गया कि उस बिल्डिंग के अंदर आप अपने कैबिनेट बनाते हैं, राइट, क्यूबिकल्स बनाते हैं, आर्टिकल्स के बैठने की जगह बनाते हैं, पार्टनर्स के बैठने की अलग जगह होती है। तो कहते हैं आप अपने हिसाब से यूज कर रहे हो ना उसको, आपका लैंडलॉर्ड थोड़ी ना आपको उसके अंदर कुछ कह रहा है, वो तो आपको रेंट ले रहा है, रेंट ले रहा है। और कल को आप छोड़ के चले जाओगे तो कोई दूसरा क्लाइंट आएगा, वो अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर लेगा। तो उन 5 सालों के अंदर उस पर्टिकुलर ऑफिस को यूज करने का अधिकार किसके पास में है, क्लाइंट के पास में, कस्टमर के पास में है।
तो ऐसी कंडीशन में ये कहा जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल मैंने ये चीज जो है वो लीज पर ली है। रेंट नहीं कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, लीज कहेंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए कि बिल्डिंग की टोटल लाइफ क्या है, हम कितने दिनों के लिए लीज कर रहे हैं, डजंट मैटर। ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगर 5 साल के लिए छोड़ो, वो 12 महीने वाली तो अपन शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्पशन लगा देते हैं, तो चलो मैं 2 साल का छोटे से छोटा एग्जांपल लेता हूं। 2 साल भी यदि मैंने किसी चीज को लीज पे लिया है तो मुझे लीज अकाउंटिंग करनी पड़ेगी रादर देन सिंपल स्टफ वाली रेंट अकाउंटिंग। तो कहने का मतलब राइट टू डायरेक्ट किसके पास में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए, तो अब ये किसके पास में, वही बात, कस्टमर के पास में है या सप्लायर के पास में, सप्लायर के पास में है। तो देखिए अब सीधी बात है, यहां पर अगर ये राइट सप्लायर के पास में है तो फिर कैसे लीज हो पाएगा, ना तो हमारे पास में ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हुई, ना ये वाली फुलफिल हो रही है, तो कैसे काम हो पाएगा। तो सप्लायर के पास में है तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कस्टमर के पास में है। तो अब देखिए क्या कहता है, इफ प्री डिटरमाइन देन वेदर द कस्टमर, इफ प्री डिटरमाइन देन वेदर द कस्टमर ऑपरेट्स द एसेट्स और डिजाइन्ड द एसेट्स। यानी कस्टमर क्या करता है, उस एसेट्स को या तो ऑपरेट करता है या उस एसेट्स को डिजाइन करता है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट में लीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और यदि नहीं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में अब लीज नहीं है। कस्टमर अगर एसेट्स को ही ऑपरेट नहीं कर रहा तो फिर बाद में किस बात की लीज हुई, कस्टमर को ही तो वो एसेट्स मिलनी चाहिए ना यूज के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा एक प्रकार से माइंड मैप, जहां पे एक अरेंजमेंट में लीज है या नहीं है इसकी जानकारी हमको इन सारी चीजों से मिलेगी। और अपन क्या करते हैं, इनको वन बाय वन करके सारी चीजों को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि इनके बारे में और क्या अधिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पहले टॉपिक की, जो है आपका आइडेंटिफाइड एसेट्स के बारे में, कि आइडेंटिफाइड एसेट्स जो है वो क्या होता है ना। एक एक टॉपिक आराम से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ में भी आएगा। कहता है देखिए, एन अरेंजमेंट ओनली कंटेन्स अ लीज इफ देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट्स। सो अंडर इंड AS 116 एन आइडेंटिफाइड एसेट्स कैन बी, यहां पे अंडरलाइन करिएगा, explicitly specified in a contract or implicitly specified in the contract at the time that the asset is made, at the time that the asset is made available for use by the customer। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह हो गई कि आइडेंटिफाइड एसेट या तो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड, मतलब बताया जाना चाहिए जब आप लीज एग्रीमेंट जो है वो कर रहे हैं और जब आपको वो एसेट जो है वो कस्टमर को अवेलेबल कराया जा रहा है। सर ये एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली का मतलब क्या हुआ, इसको समझाने के लिए इंस्टीट्यूट ने खुद ने ही एग्जाम्पल बना के दे रखे हैं। आइए देखिए दोस्तों क्या एग्जाम्पल है। कहता है कस्टमर XYZ एंटर्स इनटू अ 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर ABC फॉर द यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर कस्टमर XYZ। देखिए दोस्तों, वैसे रोलिंग स्टॉक का मतलब जो है वो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। रोलिंग स्टॉक एक प्रकार का करियर व्हीकल सा होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में काम में आता है। रोलिंग स्टॉक मतलब ये नहीं है कि ये कोई स्टॉक है जो रोल करता है। बेसिकली रोलिंग स्टॉक एक प्रकार से करियर व्हीकल होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है ना। तो ये जो XYZ कस्टमर है जो, उसने ना 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है ABC सप्लायर के साथ में, जहां पे उसको रोलिंग स्टॉक यूज करने का अधिकार जो है एक प्रकार से मिल रहा है। ठीक है, कहता है रोलिंग स्टॉक इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स यूज्ड इन कस्टमर XYZ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर यूज बाय अदर कस्टमर। अब ये जो रोलिंग स्टॉक है ना, इसकी डिजाइनिंग जो है वो हमने किसके लिए करी है, कस्टमर के लिए ही करी है। इस मतलब कहने का मतलब ये स्पेसिफाइड हो गया, ये कस्टमर के लिए स्पेसिफिक एसेट बनाई है अपन ने जो कस्टमर के ही काम आएगी, दूसरे कस्टमर के काम नहीं आएगी। मतलब हमारे इस क्वेश्चन में XYZ के ही काम आएगा ये। तो कहता है रोलिंग स्टॉक इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो रोलिंग स्टॉक को हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड नहीं किया गया है।
एक्सप्लिसिटली हमने नहीं बताया कि ये मतलब ये आइडेंटिफिकेशन जो है एसेट्स का, या ये वाला रोलिंग स्टॉक है, इसका कलर ये है, इसकी साइज ये है ना, इसका यूनिट नंबर ये है, इसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है ना, जो होता है ना एक एसेट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उस एसेट्स का एक कुछ भी होता होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन, है ना, नंबर, बारकोड। आजकल तो ईआरपी का जमाना चल रहा है, तो सारे के सारे एसेट जो है वो आपके ट्रैक हो सकते हैं, आपके आइडेंटिफिकेशन नंबर लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको पूरा सब कुछ बताया कि देखिए यही वो आपका एसेट्स है जो आपको हम देंगे, लेकिन यहां पे दोस्तों एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड ना होने के बावजूद भी इस कॉन्ट्रैक्ट में आपका रोलिंग स्टॉक जो है वो इम्प्लिसिटली, मतलब अंदर ही अंदर इंटरप्रिटेशन के रूप में समझें तो आइडेंटिफाइड है, क्योंकि वो एसेट्स सिर्फ आपके ही काम आएगा, किसी दूसरे के काम आ नहीं सकता, और ऐसा रोलिंग स्टॉक एंटिटी के पास में वही है। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि जो रोलिंग स्टॉक मेरे पास में है वो मैंने सिर्फ आपके लिए ही बनाया है, इवन दो मैंने उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कुछ लिखा नहीं है ना, एक्सप्लिसिटली मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिल्कुल समझा जा सकता है, इंप्लिसिट रूप में समझा जा सकता है कि वो आइडेंटिफाइड है। तो कहता है सप्लायर एबीसी ओन्स ओनली वन रोलिंग स्टॉक दैट इज सुटेबल फॉर कस्टमर XYZ's यूज, एंड इफ द रोलिंग स्टॉक डज नॉट ऑपरेट प्रॉपर्ली द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर सप्लायर एबीसी टू रिपेयर और रिप्लेस द रोलिंग स्टॉक। रिपेयर और रिप्लेस, देखिए कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका लीज का रहता है तो सामने वाला जो आपको एसेट दे रहा है उसको डेफिनेटली वो रिपेयर करके देगा, रिप्लेस करके देगा, यदि वो काम नहीं करेगा तो, है ना, वो तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो वो अपने को दूसरा बना के देगा। तो कहता है वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट्स, क्यों, क्या इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कोई आइडेंटिफाइड एसेट्स है क्या? तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल जरूर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइड एसेट्स है। और वो कौन सी आइडेंटिफाइड एसेट्स है? रोलिंग स्टॉक। क्या वो रोलिंग स्टॉक जो फिजिकली जो आप यूज कर रहे हो उसे को ही आइडेंटिफाइड एसेट्स बोलना जरूरी है क्या? देखिए जरूरी नहीं दोस्तों ऐसा कुछ हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ हो, बट जरूरी है ऐसा हो। अरे सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है ऐसा हो, दोनों ही बात कैसे हो सकती है? देखिए यहां पर स्टैंडर्ड का जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, वो ये है कि आइडेंटिफाइड एसेट्स का मतलब जो आपको दी गई है, राइट, जिस एसेट्स का यूज करने का अधिकार आपको दिया गया है। तो रोलिंग स्टॉक हमारा आइडेंटिफाइड एसेट्स हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा वाला रोलिंग स्टॉक देवे, है ना, बट ये ना लिखा हुआ है, इसके बावजूद इसको आइडेंटिफाइड एसेट्स आप कैसे मान सकते हो? क्योंकि जो सामने वाला है ना उसके पास में वैसा रोलिंग स्टॉक सिर्फ एक ही है जो आपके काम में आ सके, और उसके पास में और कोई भी रोलिंग स्टॉक नहीं है। जैसे दोस्तों सपोज करिए कि आपने ना एक लीज पे आपने कार ले ली, ठीक है, और कौन सी कार ली है? रोल्स रॉयस कार ली है, और उस सप्लायर के पास में रोल्स रॉयस का सिर्फ एक ही मॉडल है, ठीक है। आपने कह दिया कि मुझे तो रोल्स रॉयस कार ही चाहिए, समझ गए, मुझे और कोई दूसरी कार नहीं चाहिए, मैं वो कार लूंगा, खरीद तो मैं सकता नहीं बट कम से कम लीज पे ही चला लूं, है ना, जिंदगी के अरमान पूरे हो जाएंगे। तो वो सप्लायर जो है वो कहता है चलिए सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास में है आपके लिए रोल्स रॉयस, ठीक है। तो क्या बताइए इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आइडेंटिफाइड एसेट्स है कि नहीं है? तो आप कहेंगे आइडेंटिफाइड एसेट्स एग्जैक्टली तो क्या बोले, क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात कही गई है कि मुझे रोल्स रॉयस कार जो है वो लीज पे लेनी है, ठीक है। और मैंने अभी स्पेसिफिकली ये तो मेंशन करके बताया नहीं कि मैं आपको यही नंबर वाली, वो नंबर प्लेट भी होगी उसकी कोई ना कोई, है ना, वही नंबर वाली या किसी आइडेंटिफिकेशन मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाली कार जो है वो मैं आपको लीज पे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि आपको सो एंड सो कार मिलेगी, उसका कलर ये होगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास में। उसके पास में वो एक ही कार है, राइट। तो अब वो एक ही कार है तो इसका मतलब यही हो गया ना कि वो कार जो आप ले रहे हो लीज पर वो एक आइडेंटिफाइड एसेट्स है, एक्सप्लिसिटली नहीं बल्कि इंप्लिसिटली। कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो इंप्लिसिटली डेफिनेटली ये इंटरप्रिटेट किया जा सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रकार से आइडेंटिफाइड एसेट्स है। आगे नहीं आगे बात समझ में? अब यहाँ पे आपको क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सर अगर उसके पास में रोल्स रॉयस करके दो कार होती तो इस क्वेश्चन के अंदर ये रोलिंग स्टॉक एक से ज्यादा होते तो क्या होता? तो सर होता ये कि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली तो आइडेंटिफाइड एसेट्स नहीं है और इंप्लिसिटली भी नहीं है।
क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि रोल्स रॉयस आपकी एक आइडेंटिफाइड एसेट्स है, क्योंकि अब यहां पर क्या है ना कि आपको जब भी चाहे वो कार जो है वो रिप्लेस करके वो आदमी दे सकता है। मतलब मैंने उससे ये कह रखा है कि मुझे रोल्स रॉयस कार लीज पे चाहिए, सामने वाला बोलता है ठीक है सर, जो कार मैं आपको दूंगा वही आपको चलानी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है किसी दिन नीले कलर की दे दूं, किसी दिन पीले कलर की दे दूं, किसी दिन व्हाइट कलर की दे दूं, वो मेरा कंट्रोल रहेगा। समझ रहे हो, आपको मुझे किराया भरना है, आपके पास में गाड़ी पहुंच जाएगी। तो यहां पे आइडेंटिफाइड एसेट्स नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसके पास में वो 1 यूनिट नहीं, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं, और जब वो बहुत सारे यूनिट है तो देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट्स। समझ पा रहे हो, इतने सारे छोटे छोटे माइनर माइनर मेटिकुलस पॉइंट होते हैं हमारे स्टैंडर्ड में दोस्तों, है ना। तो स्टैंडर्ड को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए, कहता है आंसर में कि yes the said rolling stock is an identified assets and though the rolling stock is not explicitly specified in the contract, that is by serial number या कोई unique identification number, it is implicitly specified because supplier ABC must use it to fulfill the contract। आइए अब देखिए, कहता है assets implicitly specified in a contract, कहता है customer XYZ enters into a 10-year contract with supplier ABC for the use of a car and the specification of the car is specified in the contract, that is brand, type, color, option, etc. Okay, at inception of the contract the car is not yet built whether there is an identified assets। अब दोस्तों इतनी चर्चा हमने करी, अब आप मुझे बताएंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाइड एसेट्स है या फिर नहीं। चलिए बताइए, जरा सोचिए कि क्या होना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, तो आई होप आप सब लोगों ने इसको रीड किया होगा, और अब मैं आपको इसका आंसर कराने के पहले एक बार फिर से ये बात बताना चाहूंगा जो यहाँ पे लिखी हुई है कि आइडेंटिफाइड एसेट जो है वो तो एक्सप्लिसिटली या तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होनी चाहिए या फिर इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड एट द टाइम दैट द एसेट इज मेड अवेलेबल फॉर यूज बाय द कस्टमर। कस्टमर को जब वो एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज कराई जाएगी उस समय किस प्रकार की एसेट्स देनी है, क्या ये इंप्लिसिटली स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। अभी कार बनी नहीं है लेकिन कस्टमर को बता दिया सर ब्रांड क्या होगा, टाइप क्या होगा, कलर क्या होगा, और भी जो एट्रीब्यूट्स है वो सब कुछ हमने आज बता दिए। और जैसे ये बन जाएगी, ये कार आपकी जब रेडी हो जाएगी, तब हम आपको ये कार जो है वो डिलीवर कर देंगे। आप इसको ले लीजिएगा, यूज करिएगा और हमको किराया दे दीजिए। तो क्या वो रेंट अकाउंटिंग करे या लीज अकाउंटिंग करे? तो वही सबसे पहले फ्लो चार्ट में तो क्या कहता है, आइडेंटिफाइड एसेट्स है या नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले वही उसका ही तो आंसर ढूंढिए, आइडेंटिफाइड एसेट्स है कि नहीं है। तो आइडेंटिफाइड एसेट्स यस, not at the time of agreement but at the time of assets made available for use to the customer। उस समय तो है ना सर। तो ये implicitly specified हमने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि किस प्रकार की एसेट्स आपको डिलीवर करी जाएगी। यानी हम एक प्रकार से कहने का मतलब, अगर आप क्रक्स की बात करें इन सारी चीजों को, तो देखिए बैकएंड में जाकर अगर आप सोचेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि सर एक आइडेंटिफाइड एसेट्स का होना जो एक्सक्लूसिवली लेसी को दी जाएगी वो बहुत जरूरी है लीज के कॉन्ट्रैक्ट में। अदरवाइज फिर बाद में वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। आइडेंटिफाइड एसेट्स का होना बहुत जरूरी है। अगर हम एसेट्स कीप ऑन चेंज कर सकते हैं, उसका कंट्रोल हमारे पास में हो गया, है ना। देखिए रिपेयर करना, रिप्लेस करना वो तो कॉन्ट्रैक्ट का नियम है, क्योंकि कोई चीज खराब होगी तो वो बदलनी भी पड़ती है, ये तो आप सब जानते हो, है ना। लेकिन ऐसा है कि देखिए सर आज है ना मैं आपको ये वाली गाड़ी भेज रहा हूं, आप इससे काम चला लीजिए। ठीक है, आज मैं आपको 3 सीटर भेज रहा हूं, आज मैं आपको 5 सीटर भेज रहा हूं। तो इसका मतलब मैंने तो आपसे सर्विस ले रहा हूं, मैं तो आपसे गाड़ी की, मैं आपसे कोई गाड़ी थोड़ी ना लीज पे ले ली, मैं तो आपसे सर्विस ले रहा हूं। जैसे क्या होता है बड़े बड़े कंपनीज के अंदर ये ओला उबर से भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे सपोज करो ओला या उबर से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई हमारे एम्प्लॉय जो है, मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूं, देर रात काम करते हैं तो इनको घर छुड़वाना होता है हमको। मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर 10 बजे के बाद में बैठेगा, और तो 10 बजे के बाद में बैठेगा तो बेसिकली जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये पॉलिसी थी कि कोई 10 बजे के बाद में बैठ रहा है ना, तो उसको कंपनी जो है अपने कॉस्ट के ऊपर घर तक छुड़वाती थी। तो उसके लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था ओला उबर से। और बट ये जो है वो बेसिकली ये नियम था केवल उन लोगों के लिए जो फीमेल्स हैं, मेल लोगों के लिए ये सुविधाएं नहीं थी। तो अब देखिएगा ऐसा है कि फिर बाद में आपको बताता हूं इसके अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस कंपनी के साथ में,
राइट, और गाड़ी आती थी, गाड़ी छोड़ के जाती थी। अब बताइए दोस्तों, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कोई लीज का कॉन्ट्रैक्ट है? कोई सी भी गाड़ी आ सकती है जिसके अंदर आपको बैठ के बस आपको तो घर तक जाना है, ठीक है। हाँ, वो कंट्रोल उसका पूरा किसके, मतलब कंट्रोल का मतलब ये आप गाड़ी मंगवा सकते हो, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ओला के साथ में या उबर के साथ में, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको गाड़ी प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन कौन सी गाड़ी प्रोवाइड करनी है इसका डिसीजन तो ओला उबर के हाथ में है ना, आपके हाथ में थोड़ी ना है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइड असेट्स ही मिसिंग है। अब आप कहोगे सर, जब मैंने पहली बार जब अपन आइडेंटिफाइड एसेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो अपने को ऐसे लगता है अरे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में एसेट्स ही नहीं होती होगी। अरे कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलाइंग एसेट्स तो है, लेकिन उस अंडरलाइंग एसेट्स का आइडेंटिफिकेशन हमारे पास में नहीं है। तो सामने वाला जो गाड़ी भेजेगा ठीक है, अच्छी बात है, 5 जने जाएंगे, 5 सीटर भेज देगा, 3 जने जाएंगे, जो भी है, मतलब जैसा भी है, समझ गए ना आप लोग मेरी भावनाएं, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप सब लोगों को, जो मैसेज देना चाह रहा हूं कि आइडेंटिफाइड एसेट्स किसे कहते हैं दोस्तों। तो ये देखिए क्या कहता है ऐसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यस द सेड कार इज एन आइडेंटिफाइड एसेट्स एंड दो द कार कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड एट द टाइम द सेम विल बी मेड अवेलेबल टू द कस्टमर XYZ, है ना दोस्तों। तो ये हुआ अपना कॉन्सेप्ट किसका, आइडेंटिफाइड एसेट्स का, है ना। पहला ब्लॉक हमने पढ़ा है, फर्स्ट ब्लॉक हमने पढ़ा है। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे इस आइडेंटिफिकेशन में सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट, और इसको आप मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे वीडियो के हमारे नेक्स्ट पार्ट में। आगे बात समझ में? चलिए तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहां से शुरुआत करेंगे सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट की।